राजिया सर की कमरसेन लिफ्ट नहर। बिल्कुल। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए समझना थोड़ा ज़रूरी है कि ये जो लिफ्ट नहरें होती हैं ये कोई आम स्विमिंग पूल या शांत नदियां नहीं होती हैं। इनकी बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि ये बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। एकदम सही बात है। इन नहरों के किनारे अक्सर कंक्रीट के बने होते हैं और इनकी जो ढलान होती है ना वो काफी तीखी होती है। तीखी और जानलेवा। हाँ, लगातार पानी बहने की वजह से इन किनारों पर काई जम जाती है, जिससे ये मतलब बर्फ की तरह चिकने हो जाते हैं। और पानी का बहाव भी तो बहुत तेज होता है ना। बिल्कुल। पानी का भारी दबाव, तेज बहाव और वो चिकने किनारे, ये तीनों चीजें मिलकर इसे किसी भी इंसान या जानवर के लिए खतरनाक जाल बना देती हैं। अगर कोई इसमें एक बार गिर जाए तो उसके लिए खुद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। हाथ पैर मारने पर भी कोई पकड़ नहीं मिलती। तो अब इस खतरनाक माहौल में आइए एक सांड के गिरने की कल्पना करते हैं। सांड कोई मतलब हल्का फुल्का जानवर तो है नहीं। उसका वजन कई 100 किलो होता है। हाँ, बहुत भारी होता है। और जब ऐसा जानवर पानी में गिरता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है, पैनिक कर जाता है। और वो जो घबराहट है ना, वो स्थिति को और भी बिगाड़ देती है। जानवर के खुर उस कंक्रीट पर फिसलते हैं, वो पानी में छटपटाता है और अपनी ही ताकत लगाने की वजह से और ज्यादा थकता चला जाता है। बिल्कुल। ऐसे में उसे बचाना किसी आम इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ठीक इसी वक्त कहानी में दुलाराम पाटवाल नाम के एक शख्स की एंट्री होती है। दुलाराम जी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुलाराम ने बिना वक्त गंवाए एक ऐसा फैसला लिया जो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने उस तेज बहाव वाली उफनती नहर में छलांग लगा दी। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, उनका मकसद था उस छटपटाते हुए सांड के गले या सींग में किसी तरह रस्सी बांधना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि अगर हम इस पल की गहराई में जाएं तो ये मनोविज्ञान के नजरिए से बहुत कुछ कहता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो अक्सर एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। भीड़ जमा हो जाती है, लोग देखते रहते हैं, चिंता भी करते हैं, लेकिन कोई भी पहला कदम नहीं उठाता। हाँ, सब सोचते हैं कोई और करेगा। बिल्कुल। हर किसी को लगता है कि कोई और मदद के लिए आगे आएगा। मनोविज्ञान में इसे बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। मतलब सब बस एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं किनारे पे खड़े होकर। एकदम सही। लेकिन दुलाराम ने उस हिचकिचाहट के चक्र को तोड़ दिया। वो जो नहर में कूदने का उनका फैसला था, वो सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी थी। बचाव कार्यों में अक्सर सबसे मुश्किल काम यही होता है, वो पहली पहल करना, फर्स्ट मूवर बनना। और जरा उस जोखिम के बारे में सोचिए। पानी के अंदर एक भारी भरकम घबराए हुए सांड के पास जाना। जानवर तो उस वक्त दर्द और डर से जूझ रहा है ना। हाँ, वो तो पैनिक में है। उसे थोड़ी पता है कि इंसान उसे बचाने आ रहा है। उसके लिए तो पास आने वाली हर चीज एक खतरा है। सही कहा। ऐसे हालात में सांड हिंसक भी हो सकता है। एक जोरदार टक्कर या सींग का वार किसी की भी जान ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। इसके बावजूद दुलाराम का पानी में उतरना, उस जानवर के करीब जाना और खुद को खतरे में डालकर उसे रस्सी से बांधना, ये इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे मजबूत नींव थी। अगर वो पहला कदम नहीं उठता तो किनारे पर खड़े लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। ये सचमुच सोचने वाली बात है। दुलाराम ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो रस्सी सांड तक पहुंचा दी। उन्होंने अपनी तरफ का काम कर दिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से ये अपने दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण चरण में पहुंचती है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक इंसान की बहादुरी एक सामूहिक शक्ति का, एक कम्युनिटी पावर का रूप ले लेती है। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बेहतरीन केस स्टडी बन जाती है कि कैसे समाज संकट के समय एक साथ आता है। एक बार जब दुलाराम ने पहल कर दी ना, तो किनारे पर मौजूद जो नेटवर्क था वो तुरंत सक्रिय हो गया। स्रोत सामग्री के अनुसार दुलाराम के इस शुरुआती प्रयास के फौरन बाद स्थानीय गौशाला से कई लोग मदद के लिए वहां पहुंच गए। रिपोर्ट में इन लोगों के नाम विशेष रूप से दर्ज हैं: ओम गोदारा, राकेश स्वामी, सुंदरपाल छिम्पा, राम नारायण शर्मा, आनंद, लीलाधर, प्रमोद बिश्नोई और महेंद्र। ये पूरी की पूरी एक टीम थी जो पलक झपकते ही वहां आ गई। और इन नामों का वहां होना कोई मामूली बात नहीं है। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में जो स्थानीय नेटवर्क होता है ना, वो किसी भी सरकारी मशीनरी से बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है। हाँ, वो आपस में जुड़े होते हैं। बिल्कुल। गौशाला से जुड़े होने की वजह से इन लोगों के भीतर जानवरों के प्रति एक स्वाभाविक लगाव और जिम्मेदारी का भाव रहा होगा।
खबर मिलते ही उनका वहां पहुंचना इसी बात को साबित करता है। ये मुझे किसी रिले रेस की तरह लगता है। दुलाराम ने पानी के अंदर सबसे मुश्किल और खतरनाक दौड़ लगाई, सांड को सुरक्षित किया और फिर वो बैटन, यानी वो रस्सी, हाँ, वो रस्सी गौशाला की उस पूरी टीम को सौंप दी जो किनारे पर मोर्चा संभाले खड़ी थी। ये रिले रेस का बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन किनारे पर खड़े होकर रस्सी खींचना भी कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ लोगों का जमा हो जाना ही काफी नहीं होता है। ऐसे संकट के समय में सबसे जरूरी चीज होती है आपस का तालमेल, यानी कोऑर्डिनेशन। और जरा उस किनारे की ढलान के बारे में सोचिए, कंक्रीट की ढलान। वही बात है, नहर का किनारा एकदम फिसलन भरा है, काई लगी हुई है। पानी में एक विशालकाय सांड संघर्ष कर रहा है और किनारे पर 8-10 लोग एक ही रस्सी को पूरी ताकत से थामे हुए हैं। अगर इन लोगों के बीच सही तालमेल नहीं होगा तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए एक भी व्यक्ति ने रस्सी ढीली छोड़ दी या गलत समय पर खींच लिया तो न केवल पानी में फंसे सांड को गंभीर चोट लग सकती है, बल्कि किनारे पर खड़े लोगों का संतुलन भी बिगड़ सकता है। वो भी गिर सकते हैं। हाँ, एक झटके से वो सब के सब उस ढलान से फिसलकर नहर में जा सकते हैं। इसलिए ओम गोदारा और उनकी टीम का एक साथ मिलकर एक ही लय में ताकत लगाना बहुत जरूरी था। यह एक व्यक्ति के साहसिक प्रयास का एक अनुशासित सामूहिक अभियान में बदल जाना है। उस फिसलन भरी ढलान पर अपने पैरों को जमाए रखना और एक साथ पीछे की तरफ खींचना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। राकेश स्वामी, सुंदरपाल, रामनारायण, आनंद, लीलाधर, प्रमोद, इन सब ने मिलकर जो एकता दिखाई है वो कमाल की है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर एक और पेचीदा स्थिति खड़ी हो जाती है। यहाँ यह विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? बात यह है कि इंसानी ताकत की भी एक सीमा होती है, चाहे 8 लोग हों या 10 लोग हों। एक वयस्क सांड का वजन बहुत ज्यादा होता है। हाँ। और जब वो सांड पानी से भीग जाता है तो उसका वजन और भी बढ़ जाता है। ऊपर से कंक्रीट की वो फिसलन भरी तीखी ढलान और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी। ऐसे में सिर्फ इंसानी हाथों से उसे ऊपर तक खींच लाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये एक व्यावहारिक समस्या है। जोश और भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की नियमों को तो नकारा नहीं जा सकता ना। बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। ढलान पर किसी भारी चीज को ऊपर खींचने के लिए जितनी लगातार और स्थिर ताकत चाहिए होती है, वो केवल इंसानी हाथों से मिलना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन का क्लाइमेक्स आता है। यहीं पर मानवीय बल के साथ मशीनरी का मिलन होता है। हमारी रिपोर्ट बताती है कि गौशाला टीम की पूरी कोशिशों और सहयोग के बावजूद सांड को एकदम सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आखिर में एक ट्रैक्टर लोडर की मदद लेनी पड़ी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कभी-कभी सिर्फ साहस और लोगों की भीड़ ही काफी नहीं होती। सबसे सफल समाधान वो होते हैं जहाँ इंसानी जज्बे के साथ साथ सही तकनीक का भी, सही उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। और इस काम के लिए वहां पहुंचते हैं ट्रैक्टर लोडर के ड्राइवर मुकेश बिस्सू। उन्होंने लोडर के हिस्से से उस रस्सी को बांधा और फिर सांड को खींचकर बाहर निकालने की जो सबसे अहम जिम्मेदारी थी वो संभाली। इस पूरी घटना में मुकेश बिस्सू की ये भूमिका किसी भी नायक से कम नहीं आंकी जा सकती। देखा जाए तो ये सबसे नाजुक मोड़ था। एक ट्रैक्टर लोडर से किसी बेजान लकड़ी के गट्ठर को खींचना अलग बात है, लेकिन एक जीवित, घबराए हुए और थके हुए जानवर को खींचना बहुत बड़ा जोखिम है। हाँ, मशीन में तो भावनाएं नहीं होती ना, उसे क्या पता कि कितनी ताकत लगानी है। एकदम सही कहा। अगर मुकेश बिस्सू ने ट्रैक्टर की गति थोड़ी सी भी तेज कर दी होती तो सांड की गर्दन या पसलियों पर इतना दबाव पड़ता कि उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आ सकती थीं। या रस्सी टूट जाती। हाँ, या फिर रस्सी टूट सकती थी और सांड वापस एक झटके के साथ उस तेज बहाव में गिर सकता था, जिससे उसकी जान बचना मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता। और अगर ट्रैक्टर बहुत धीमे चलता तो क्या होता? तो जानवर उस कंक्रीट की ढलान पर ही फंसकर छटपटाता रहता और उसके शरीर पर छिलने के बहुत गहरे घाव बन जाते। इसलिए यहाँ मुकेश बिस्सू का ड्राइविंग कौशल सबसे अहम हो जाता है। उनका कंट्रोल। हाँ, मशीन के क्लच और रेस पर उनका सटीक नियंत्रण और किनारे पर खड़े गौशाला के लोगों जैसे ओम गोदारा और महेंद्र के साथ उनका सही संचार। जब लोगों ने इशारा किया होगा तभी उन्होंने ट्रैक्टर आगे बढ़ाया होगा। ये सचमुच अद्भुत तालमेल है। मतलब पानी में दुलाराम की बांधी हुई रस्सी,
किनारे पर गौशाला टीम की मजबूत पकड़ और अंत में मुकेश बिस्सू और उनकी मशीन की नपी-तुली ताकत। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा संतुलन बनाया जिसने एक असंभव लगने वाले काम को संभव कर दिया। एक छोटी सी चूक होती, किसी एक कड़ी में भी गड़बड़ होती तो परिणाम बहुत दुखद हो सकता और था। यही बात इस घटना को इतना खास बनाती है। ये दिखाती है कि कैसे अलग-अलग लोग अपनी अपनी क्षमताओं के साथ एक साझा लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं।